अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बर्न इंजरीज, जिसमें हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हमने करनी होती है। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूक्यूज़। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स में से जो यूक्यू आया हुआ है उसको देख लें कि हाउ वुड यू क्लासीफाई द बर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ वुंड। तो हमने देखा कि पार्शियल थिकनेस हो सकता है, फुल थिकनेस हो सकता है। पार्शियल थिकनेस हो सकता है, फुल थिकनेस हो सकता है। पार्शियल थिकनेस में क्या होता है, सुपरफिशियल पार्शियल हो सकता है जिसमें एपिडर्मिस और डीप और डर्मिस की पिपिलरी लेयर इन्वॉल्व होती है, और डीप हो सकता है जिसमें डर्मिस की रेटिकुलर लेयर भी इन्वॉल्व हो जाती है। और फुल थिकनेस होता है, फुल थिकनेस में क्या होता है कि डर्मिस भी पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो जाती है। तो आप इसको ऐसे भी क्लासीफाई करके लिख सकते हो कि सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री होती है जिसमें एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, और उसके क्लिनिकल फीचर्स जो है वो क्या होते हैं कि वो रेड हो जाता है एरिया, और 3 से 6 लगते हैं दिन उसको ठीक होने में, लेकिन कोई स्कारिंग नहीं होती। और फिर सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस होती है जिसको हम सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री कहते हैं। उसमें पेपिलरी डर्मिस भी इन्वॉल्व हो जाती है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद हमारा डीप पार्शियल थिकनेस होता है जिसमें हमारी डीप सेकेंड डिग्री होती है, ठीक है। तो उसमें हमारी जो रेटिकुलर लेयर होती है डर्मिस की वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, मतलब थोड़ा सा पेन कम हो जाती है, और ये सब कुछ। उसके बाद फुल थिकनेस थर्ड डिग्री होती है जिसमें सारी की सारी डर्मिस, एपिडर्मिस, स्किन अपेंडेजेस सारे कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेदरी स्किन हो जाती है, और सेंसेशंस भी ख़त्म हो जाती हैं पेन की, टेम्परेचर की, और जो है ये सारा कुछ। उसके बाद फोर्थ डिग्री होती है जिसमें फेशिया, मसल्स, बोन सारा कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, और उसमें सेंसेशंस जो हैं पेन की फुल थिकनेस में तो एब्सेंट थी ना, यहाँ पे थोड़ी बहुत पेन होती है, और इस तरह से। तो ये 4 डिग्रीज़ होती हैं, इस तरह से भी आप क्लासीफाई अगर करते हैं तो वेल एंड गुड होगा। उसके बाद हाउ वुड यू क्लासीफाई बर्न वुंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेप्थ। तो डेप्थ की बेसिस पे हम कैसे उसकी करेंगे, वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फीमेल पेशेंट है, उसका वेट कितना है, 70 kg है। उसको कहाँ कहाँ बर्न्स हुए हैं, बोथ अपर आर्म। बोथ अपर आर्म कितना होता है, बोथ अपर आर्म, बोथ अपर आर्म है ना, तो मतलब कि पूरे आर्म का कितना था, 9, जो है पूरे आर्म का जो है वो होता है ना 9% आगे पीछे का, ठीक है। तो अपर आर्म है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा ना। तो उसके बाद दूसरा जो बाजू है उसका भी 9% था, ठीक है। तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो ये बन जाता होता है 9% होगा ना, अपर बोथ अपर आर्म, बोथ अपर आर्म 9% होगा इसका। नहीं, इसका ना 18% ही होगा। बोथ अपर आर्म जो है ये हमारा 18% ही हम इसको रखेंगे। उसके बाद आ जाता है फ्रंट ऑफ चेस्ट। फ्रंट ऑफ चेस्ट कितना होता है, 9%, ठीक है। तो 9% और 18% कितना हो जाता है, 27%। अच्छा, उसके बाद वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द रूल ऑफ 9 टू असेस द साइज ऑफ द बर्न्ड एरिया। तो रूल ऑफ 9 आपने सारा लिख देना, बना भी दें। हाउ विल यू असेस द डेप्थ ऑफ द बर्न्ड वुंड। तो अच्छा, इसकी ना हमने 24 आवर्स में वो भी कैलकुलेशन भी कर लें फ्लूइड की। वो क्या होगी कि वो वाला हमारा फॉर्मूला था ना, 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट परसेंटेज में, और बॉडी वेट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। क्योंकि इस फीमेल का वेट कितना था, 70 kg। तो 70 को हम मल्टीप्लाई करें अगर किसके साथ, जो हमारा 27 आंसर आया है उसको 4 ml के साथ, तो ये हमारे पास बन जाता है 7560 ml इन 24 आवर्स। इसको 8 आवर्स, पहले 8 आवर्स में 50% देंगे 7560 का जो आंसर आया। पहले 8 घंटों में जो है हाफ़ देंगे, और फिर 16 घंटों में जो है वो हाफ़ देंगे, ठीक है। इस तरह करेंगे ना तो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद असेस द, हाउ विल यू असेस द डेप्थ। तो डेप्थ को असेस करने के लिए जो है आपका असेसमेंट वो आप उस तरह भी लिख सकते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो उसमें कैसे पता चलेगा, आपकी क्लिनिकल फीचर्स से, कि फ़र्स्ट डिग्री में जो है वो रेड होगा और ड्राई होगा, पेनफुल होगा। सेकंड डिग्री जो होगा वो ब्लिस्टर्स होंगे वहाँ पर, और वो मॉइस्ट रेड होगा,
और स्फीयर पेन होगी। और जो डीप पार्शियल थिकनेस है सेकंड डिग्री डीप, उसमें ब्लिस्टर्स बने होंगे और पेन जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और इसके बाद फुल थिकनेस थर्ड डिग्री में जो है वो लेदरी ड्राई हो जाएगा, वो आपको नज़र आ रहा होगा, पेन बिल्कुल नहीं होगी। और इसके अलावा जो फोर्थ डिग्री होगा उसमें डीप प्रेशर पे पेन होगी और सराउंडिंग एरियाज़ जो हैं उसमें पेन हो रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम टाइम के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर था और कितने टाइम के लिए था, उसकी बेसिस पे भी हमारी डेप्थ जो है डिफ़ाइन होती है। उसके बाद आ जाता है 30 ईयर्स ओल्ड विक्टिम ऑफ ए इंसिडेंट जो है वो आपके पास हॉस्पिटल में आया है, उसके फ्रंट साइड ऑफ चेस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो गया है। उसके बाद फ्रंट साइड ऑफ चेस्ट कितना होता है 9%, एब्डोमेन इन्वॉल्व हो गया है जो कि हमारा 9% होगा। पेरिनियम कितना होगा 1% होगा। और 50% एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ अपर लिम्ब। यहाँ पे अब समझ आ रही है कि अपर लिम्ब तो है, ठीक है, मतलब कि 9% अपर लिम्ब का है, लेकिन 50% ऑफ बोथ है ना। तो एक 50% मतलब अपर लिम्ब का 9% का 50% करें, हाँ हाफ़ करें, 9% का 4 हाफ़ है। और दूसरे वाले का क्या होगा, वो भी 4 हाफ़ हो जाएगा। तो 4 हाफ़ कितना होगा 9%। ठीक है, तो उसके बाद पैचेस भी हैं अपर लोअर लिम्स पे, जो कि हमने पैचेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं हाथ के साथ। तो ये 5% बन गया। ठीक है, तो 5% इसका हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 + 9 + 1 + 9 + 5, तो 33% हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमने कर लिया रूल ऑफ 9 को देखते हुए। उसके बाद आ जाता है राइट डाउन एटलीस्ट 4 रीजंस अंडर हॉस्पिटल एडमिशन क्राइटेरिया फॉर बर्न रेफरल। ये हमने वो पढ़ा था ना कि कब करते हैं, जब इन्हेलेशनल इंजरी हो, एयरवे इन्वॉल्वमेंट हमें लग रही हो और पेशेंट को जो है फ्लूइड रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ जाए या सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए, या पेशेंट का जो है वो हैंड, फेस, फीट और प्रीनियम इन्वॉल्व हो जाए, इलेक्ट्रिकल बर्न्स हो और ब्रेन इंजरी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है या बहुत ज़्यादा यंग है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं उनके अंदर, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है कि पेशेंट का 60 kg वेट है और उसको जो है फेस पे, स्काल्प पे, फेस पे और स्काल्प पे कितना हो जाएगा 9%। ठीक है, उसके बाद अपर चेस्ट जो है उसकी इन्वॉल्व हो रही है, मींस के अपर चेस्ट कितना होगा, फ्रंट चेस्ट है लेकिन फ्रंट की है और उसका अपर पार्ट है, तो ना ये 9%। ठीक है, उसके बाद बोथ अपर लिम्स कितना हो जाएगा 18%। 18%, 9%, 9% कितना हो जाएगा 36%। दैन वो कह रहे हैं कि आपको कि कैलकुलेट करें फ्लूइड फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। तो पार्कलैंड फार्मूला लगा सकते हैं आप यहाँ पे 4 ml इंटू परसेंटेज ऑफ, पूरी जो परसेंटेज आपने कैलकुलेट की है वो आपकी आ जाती है 36%। ठीक है, इंटू आप क्या करोगे पेशेंट के बॉडी वेट कितना है 60, तो ये पार्कलैंड फार्मूला के मुताबिक आपका क्या बन जाएगा 8640। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको ख़त्म नहीं करना, आपने इसको क्या करना है कि पहले 8 घंटे में इसका हाफ़ देंगे 8640 का, जो कि आपका बनता है 4320 ml, और बाकी के जो 12 घंटे हैं उसमें आप उसका हाफ़ देंगे जो कि बाकी है 4320। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स आप जो है मेंटेनेंस फ्लूइड दोगे इस बंदे का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फीमेल जो है उसका वेट 70 kg है और उसको जो है बोथ अपर आर्म और फ्रंट ऑफ चेस्ट पे जो है वो क्या है अपर आर्म, बोथ अपर आर्म कितने हो गए हमारा 18%। ठीक है, बोथ अपर आर्म कितना हो गया 18% और फ्रंट ऑफ चेस्ट कितना हो गया 9%। ठीक है, ये बल्कि हम पहले कर चुके हैं ना, इसका हमने फ्लूइड रिक्वायरमेंट हमने कैलकुलेट कर ली थी कि 18% हो गया बोथ अपर आर्म का और फ्रंट ऑफ चेस्ट का 9%, तो ये 27% होता है। 27 इंटू 4 इंटू बॉडी वेट करें हम 70 kg के साथ, तो 7560 आता है और ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब नेक्स्ट आपका है 45 ईयर्स ओल्ड वुमेन, उसको जो है वो होल ऑफ फ्रंट ऑफ चेस्ट मतलब 9%, एब्डोमेन मतलब 9%, होल ऑफ अपर राइट अपर आर्म। ठीक है, राइट अपर आर्म तो ये हो जाएगा 4.5%। अब उसका वेट कितना है 70 kg, तो जो है अच्छा 70 kg का वेट है,
तो उसके लिहाज से पेशेंट जो है उसको पार्शियल थिकनेस बर्न है। इनिशियल प्लान ऑफ मैनेजमेंट इसका क्या होगा? सबसे पहले हम एयरवे ब्रीदिंग को मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एयरवे ब्रीदिंग को मेंटेन करने के बाद हम उसकी सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे। हम उसका जो है कैलकुलेट करेंगे बाय द पार्कलैंड फार्मूला, जो है उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद सबसे पहले हम उसको एडमिट करेंगे, उसकी एयरवे ब्रीदिंग में सर्कुलेशन मेंटेन करेंगे। फिर हम उसकी आईवी लाइन मेंटेन करेंगे, उसकी आईओपी चार्टिंग करेंगे, मतलब यूरिन इनपुट आउटपुट। उसके बाद हम उसकी एसिडोसिस है तो उसको हम आईवी बाइकार्बोनेट्स से रिप्लेस करेंगे और उसकी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को करेक्ट करेंगे। फिर हम पार्कलैंड फार्मूला से इसका सारा कैलकुलेशन करेंगे, जो कि फ्रंट ऑफ चेस्ट 9% है, एब्डोमेन 9% है और होल ऑफ द अपर राइट आर्म जो है वो 9% है। तो ये आप 4.5% राइट अपर आर्म है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 4.5%। अब 4.5% को हम मल्टीप्लाई करेंगे पेशेंट के वेट के साथ, तो 4 इंटू 70 इंटू जो आपका 9 + 9 इन प्लस 4.5 है 22.5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6300 ml, ठीक है। 6300 ml है, उसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। पहले 8 घंटों में आधा देना है और फिर 16 घंटे में आधा देना है। पहले 8 घंटे में कितना हो जाएगा 50% और नेक्स्ट 16 आवर्स में 15%। ये कैलकुलेट करने के बाद आपने उसका मेंटेन करना है, फ्लूइड मेंटेनेंस फ्लूइड कैलकुलेट करना है, उसको देना है। उसकी यूरिन आउटपुट को मेंटेन करना है, उसकी ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है, कार्डियक एंजाइम्स की एनालिसिस करनी है, उसकी एंट्री एग्जिट वूंड जो है उसको चेक करना है। अगर माइनर बर्न्स हैं तो उसके लिए एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट और ड्रेसिंग्स करनी है। अगर स्वीयर बर्न्स हैं तो उसके लिए हमने जो है सर्जरी करनी है, स्किन ग्राफ्टिंग करनी है। स्वेयर बर्न्स अगर आर्म लेग हैंड्स में है तो उसकी सर्जरी करनी है, डैमेज्ड मसल को रिमूव करना है और एम्पूटेशन करनी है। और उसके बाद आपने जो है उसकी एसोसिएटेड इंजरीज़ जो है उसको असेस करके ट्रीट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है ये मैनेजमेंट होगी। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप जो है उसकी स्क्लेरोटमी करोगे, उसकी फ्लैप जो है स्किन फ्लैप और स्किन ग्राफ्टिंग करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है उसकी, इस तरह से आप मैनेजमेंट करेंगे। 10 ईयर्स ओल्ड बॉय है, उसको इमरजेंसी रूम में लाया गया है। उसको जो है हाई टेंशन बर्न्स है राइट आर्म की 1 घंटा पहले। तो अब उसकी जो है वो आर्म उसका ब्लू हुआ है और रेडियल पल्स पैल्पेबल नहीं है। तो इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगी? एडमिट करेंगे, आईवी लाइन पास करेंगे, आईओपी चार्टिंग करेंगे, फिर एसिडोसिस है तो आईवी बाइकार्बोनेट्स देंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करेंगे। यूरिन आउटपुट इसका कैलकुलेट करेंगे, वो मोनिटर करेंगे, ईसीजी, कार्डियक एंजाइम्स, एंट्री एग्जिट वूंड जो है उसको चेक करेंगे। अगर माइनर बर्न्स हैं तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ड्रेसिंग्स करेंगे। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे, स्क्लेरोटमी करेंगे। और अगर एम्पुटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको करेंगे। अगर मसल डैमेज है तो उसको रिमूव करेंगे। और वही हमने जो देखा स्क्लेरोटमी की ज़रूरत है तो वो करेंगे, और इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है कि स्क्लेरोटमी और फ्लैप एंड ग्राफ्टिंग है। तो फिर आता है 70 ईयर्स ओल्ड मैन है और उसका वेट जो है वो 60 kg है। उसको क्या है फायर हो गया उसका ऑफिस में। तो डीप फेशियल बर्न्स है, मतलब कि फेस इन्वॉल्व है ना, स्काल्प इन्वॉल्व नहीं है, नेक इन्वॉल्व नहीं है। तो 4.5% कर लें इसका। फिर पोस्टीरियर चेस्ट है तो पोस्टीरियर चेस्ट का कितना हो गया 9% हो गया। फिर फुल थिकनेस सर्कमफ्रेंशियल बर्न्स हैं टू बोथ अपर लिम्स। बोथ अपर लिम्स कितने हो जाएंगे 9 + 9 18। और डिलेड कैपिलरी रीफिल है तो ये कितना बन जाएगा हमारा 4.5 + 9% + 18%। तो ये बन जाता होता है 31.5%, ठीक है। अब इसको हम जो है वो पार्कलैंड फार्मूला में एडजस्ट करेंगे। 4 ml इंटू 31.5 इंटू % बॉडी वेट विच इज़ 60। तो हमारा बन जाएगा 4 इंटू 31.5 इंटू 60। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7560। 7560 को हम पहले 8 घंटे में आधा देंगे और फिर बाकी 16 घंटे में आधा देंगे। उसके बाद आता है व्हाट मेजर शुड बी डन फॉर हिज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं और ट्रैकियोस्टमी करते हैं अगर हमें ज़रूरत है, ठीक है। इंट्यूबेशन ईटीटी डालेंगे और ट्रैकियोस्टमी करेंगे। क्रिकोटाइड्रोटमी वो डिपेंड करता है कि आपकी लेरेंजियल एडीमा हुआ है कि नहीं। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने क्या किया,
आपने उसको ईटीटी डाल दी। अगर लेरेंजियल एडीमा हो चुका है जो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर डेवलप हो जाता है, फिर आपने उसकी क्रिकोथायरोडोटमी कर दी और आपने उसकी एयरवे मेंटेन की। सर्जिकल प्रोसीजर आपका कौन सा होता है? एस्करोटमी होती है जो आप करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है 25 ईयर्स ओल्ड लेडी, उसको जो है किचन में जो है ना फायर ने पकड़ लिया, मतलब उसको आग लग गई है और इमरजेंसी में आई है, उसकी 25% बर्न्स हैं। आपने इंपॉर्टेंट स्टेप्स इनिशियल मैनेजमेंट के बताने हैं, तो आप बताएंगे एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, उसके बाद आईवी फ्लूइड्स की कैलकुलेशन करनी है थ्रू द पार्कलैंड फार्मूला, और मेंटेनेंस और 24 आवर्स की डोजेस आपने डिसाइन कर ली। उसके बाद आपने उसको एनाल्जेसिया दिया, उसको एंटीबायोटिक्स दी। कॉम्प्लिकेशंस आपने देखी, वो तो नहीं हो रही। अगर सर्जिकल आपको करनी पड़ती है तो आप जो है डिब्राइटमेंट करेंगे, फ्लैप्स एंड ग्राफ्टिंग करेंगे, और एस्क्रोटमी है अगर उसको वो करना पड़ जाता है तो वो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो है फैक्ट्री वर्कर है, हॉस्पिटल में आई है और केमिकल स्टोर पे जो है ना ब्रेकआउट हो गया था। तो रिसेप्शन पे जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिया, आईवी फ्लूइड्स थ्रू द पार्कलैंड फार्मूला, यही है ना 5 चीज़ें, ये कर लें। उसके बाद सर्जिकल वार्ड आउटकम क्या है कि एस्क्रोटमी विल बी नीडेड इफ़ नीडेड, विल बी डन इफ़ नीडेड। और उसके बाद पर्सन इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं, कौन से पर्सन जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं? इसमें हमारा जो है फिजिशियन होता है, इसके अलावा नर्स होती है, साइकोलॉजिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, सर्जन होता है, सोशल वर्कर है, ये सारे मिल के जो है इसको डील कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद 35 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स विद 30% सुपरफिशियल बर्न्स, उसका वेट जो है वो 60 kg है, और बर्नट एरिया में उसके नेक है, नेक इन्वॉल्व है, चेस्ट और एब्डोमेन है, ठीक है। तो नेक का कितना होता है? नेक का, फेस का जो है वो 4.5 है, तो नेक का 4.5% होगा। चेस्ट जो है उसका 9% होगा, और एब्डोमेन का भी 9% होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 30, ठीक है। 30 को हम 4 ml के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पेशेंट की बॉडी वेट जो कि 60 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 7200 ml। फिर हम इसको 2 में डिवाइड करेंगे, पहले 8 घंटे में आधा देंगे और फिर नेक्स्ट 16 आवर्स में आधा देंगे। उसके बाद लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? फर्स्ट 24 आवर्स का हमने कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद जो है फ्लूइड रिक्वायरमेंट हमने जो है वो उसकी कैलकुलेट कर ली, और वो पहले पूछ रहे हैं कौन सा फार्मूला है, दैट इज़ पार्कलैंड फार्मूला। फिर उन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट करके दिखाएं, वो कैलकुलेशन इसमें लिखेंगे। और फिर उन्होंने कहा है कि विच टाइप ऑफ फ्लूइड यू विल यूज़, तो रिंगर लैक्टेट यूज़ कर सकते हैं, रिंगर एसीटेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है, अच्छा इसका एक पार्ट मिसिंग है, वो है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं बर्न्स की, तो आपने बताना है स्कार बन सकता है, कंट्रैक्चर हो सकता है, इसके अलावा मार्जिनल अल्सर हो सकता है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये देखें, एक यंग मैन है 35 इयर्स का, उसको जो है ना आग ने पकड़ लिया है और सर्जरी डिपार्टमेंट में आया है। उसके फेस पे है, मतलब कि पूरा का पूरा फेस उसका हुआ है, तो दैट विल बी इन्वॉल्व। फ्रंट ऑफ चेस्ट ट्रंक है 9% और राइट अपर लिम 9%। तो इमीडिएट स्टेप्स आप क्या लेंगे और मैनेज कैसे करेंगे इनहेलेशनल बर्न को? तो इमीडिएट स्टेप वही होंगे, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, फिर आईवी फ्लूइड्स कैलकुलेट करेंगे बाय पार्कलैंड फार्मूला, फिर एंटीबायोटिक्स है, एनाल्जेसिया है, और जो है अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो करेंगे। उसके बाद इनहेलेशन को कैसे मैनेज करेंगे कि अगर तो हमें फेशियल बर्न्स लग रहे हैं और उसकी लेरेंजियल होर्सनेस है, होर्सनेस ऑफ वॉइस है, हमें स्मोक नज़र आया था जहाँ पे उसकी आग लगी हुई थी, और क्लिनिकल साइंस आ रहे हैं इनहेलेशनल इंजरी के, तो फिर हम जो है उसका क्या करेंगे, ATLS प्राइमरी सर्वे करेंगे, और फिर उसके बाद हम जो है उसकी जो है वो इंट्यूबेशन करेंगे, उसकी सारी इनहेलेशन के लिए उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसकी जो है देखेंगे कि उसको सी एग्ज़ाम्स करते रहेंगे और उसकी इंट्यूबेशन करेंगे, उसकी रेस्पिरेटरी जो है उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी उसकी ड्राइव को मेंटेन रखेंगे। इस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 60 ईयर्स है, उसका फेस पे और स्कैल्प पे हुआ है, तो फेस प्लस स्कैल्प कितना हो गया? 9%। अपर चेस्ट फ्रंट हो गया तो दिस इज़ 9%, और बोथ अपर लिम्स हैं तो दिस इज़ 18%।
तो कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड अब करेंगे। तो 9 + 9 + 18 कितना हो गया, 36, ठीक है। तो आप जो उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बॉडी वेट के साथ और 4 ml के साथ, तो ये 8640 होता है। उसको आप फर्स्ट 24 आवर्स में, 8 आवर्स में फ़र्स्ट हाफ़ देंगे और नेक्स्ट हाफ़ जो है वो आप नेक्स्ट 16 आवर्स में देंगे। व्हाट इज़ एशक्रोटमी? तो यू शुड नाउ दैट इट इज़ एक्चुअली व्हाट एशक्रोटमी क्या होती है। सर्जिकल डिवीजन होती है ऑफ नॉन वायबल, जो नेक्रोस्ड हमारा है टिशू, ठीक है, एशकार है, उसको आपने जो है एक्साइज करना है। इट इज़ डन इन 3rd degree circumferential burns and it is done by giving incision over the scar to relieve the pressure of underlying structures. It is done along the axial lines to avoid the major vessel injury. तो ये हमारे काफ़ी ज़्यादा यूक्यूज़ थे जो हमने इसमें से डिस्कस करने थे। अब नेक्स्ट पार्ट से जो है हम बाकी इसका पार्ट कर लेते हैं और फिर इसको एंड करते हैं।